स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, हम बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। इससे पहले आपने अगर सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और बहुत सारे सचिवालय से के जो मॉडल सेट हैं दोस्तों उनका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाकर एक बार ज़रूर विजिट करें मास्टर जी इन्फो को। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। राज्य के चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है, हमें याद रखना है। दूसरे प्रश्न की बात करें, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है यह किस वैज्ञानिक ने खोजा? तो कॉपरनिकसन ने। कॉपरनिकसन ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है और सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फास्ट रिवीजन क्लास है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब करें। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवन बहती है उसकी जो दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बहती है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिले में सिंदूर फैक्ट्री है। तो सिंदूर फैक्ट्री पूछ रहा है कि कौन से जिले में है। तो सिंदूर यहाँ पर फैक्ट्री जो हो जाएगा दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा लखीसराय। लखीसराय में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह हुई थी 1871 में। कब हुई थी? 1871 में फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी। 6 नंबर प्रश्न की बात करें, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर जो बांध है वह किसका हिस्सा है? तो वह हो जाएगा चंबल परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, नेशनल रिमोटिंग सेटिंग एजेंसी कहाँ है। नेशनल रिमोटिंग सेटिंग एजेंसी कहाँ है? तो यह हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी है। 8वां नंबर प्रश्न है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। तो भारत में जो है रथ मंदिरों के निर्माता थे पल्लव वंश। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता पल्लव वंश थे, याद रखना है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। किस देश के लोगों ने सबसे पहले स्थानीय मानक पर आधारित गणना स्टार्ट किया। तो स्थानीय मान पर आधारित जो गणना स्टार्ट किया चीन ने स्टार्ट किया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यह किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है। तो उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी सोन है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे दोस्तों कि दक्षिण भारत की वह कौन नदी है जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है, तो वह सोन नदी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसे पत्र लिखकर। यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को देगा, और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ये भी हमें याद रखना है। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो टोक्यो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। 14 नंबर प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है। तो हंस दमयंती के जो चित्रकार होंगे राजा रवि वर्मा होंगे। राजा रवि वर्मा मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार हैं। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें पद से जो हटाया जा सकता है उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें राष्ट्रपति कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो स्तंभों को मिलान करना है। न्यूक्लियर रिएक्टर है और उनका साथ में जो है उनका राज्य है। ठीक है, तो ये मिलाना है। तो नरोरा जो है दोस्तों, ये नरोरा कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। केंगा कहाँ है? तो केगा कर्नाटक में है। काकरापारा कहाँ है? तो काकरापारा गुजरात में है। वहीं कुडनकुलन कहाँ है? तो कुडनकुलन
तमिलनाडु में। कुडनकुलन कहाँ है? तो कुडनकुलन तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। केंगा कहाँ है? कर्नाटक में। काकरापारा कहाँ? गुजरात में। और कुडनकुलन तमिलनाडु में। इसका जो सही आंसर होने वाला है यानी कि 2 4 1 सॉरी दोस्तों 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 2 4। तो 2 4 वाला ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं 2 4 3 1, ठीक है, 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के गठन 1958 में हुआ था। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यही सही नहीं है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं। राज्यसभा के सदस्य 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सब प्रश्न सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। 1857 से 1858 और 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका जो लेखक था दोस्तों, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स ने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक को लिखा था। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न। पाइका नृत्य का संबंध है? तो पाइका नृत्य का यहाँ जो संबंध हो जाएगा यह उड़ीसा से हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार है? तो राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार समाहर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? समाहर्ता कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सही मेल नहीं है? तो सही मेल नहीं है, तो इसका जो सही मेल नहीं होने वाला है दोस्तों, उसका चूज करना है कि वो कौन सा हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? बर्मिंघम फ्रांस। बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है, जबकि जापान की राजधानी, जापान का जो है औद्योगिक शहर ओसाका है। लंकाशायर का जो देश का औद्योगिक क्षेत्र ब्रिटेन का है। तो सेलम किस देश का औद्योगिक क्षेत्र है? तो भारत का है। बर्मिंघम जो है इंग्लैंड में है, ये भी हमें याद रखना है। इसका आंसर जो होगा 22 का डी हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। 23वां नंबर प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई है 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। 24 नंबर प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक की चर्चा संविधान में आर्टिकल 110 में किया गया है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राष्ट्रीय आय जो है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? 1 रुपये ही बढ़ेगा, 1 रुपये से ही बढ़ेगा। अगर सरकारी व्यय 1 रुपये बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी 1 रुपये बढ़ेगा, यही तात्पर्य है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो गलत सुमेलित को यहाँ पर पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, यह क्या हो जाएगा? नाना साहेब अवध। नाना साहेब अवध से नहीं लड़े थे, जबकि कुंवर सिंह बिहार से 1857 क्रांति में भाग लिए थे। लक्ष्मीबाई झांसी से भाग लिए थे। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से भाग लिए थे। अवध से कौन लिए थे? तो अवध से एक महिला थी जिनका नाम क्या था दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नाना साहब कहाँ से लड़े थे ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम यहाँ पर है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश है, जो कि हिंदी में लिखी गई प्रथम पुस्तक थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की गई थी, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 28वां नंबर प्रश्न है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कोरम के लिए 1/10 अंश आवश्यक है। लोकसभा पूछे या राज्यसभा पूछे, 1/10 आवश्यक है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ प्रकाशित किया जाता है? तो साप्ताहिक चार्ली हेब्डो जो प्रकाशित किया जाता है दोस्तों वह पेरिस में किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन,
वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो ये कब की थी वास्को डी गामा ने? तो 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली थे, यूरोप के यात्री थे, वह भारत की धरती पर कदम रखे थे कालीकट बंदरगाह केरल पर। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां नंबर प्रश्न है, जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पादन क्या होगा? तब एक कारक का सीमांत उत्पादन बढ़ जाएगा। जब मौसम उत्पाद अधिकतम हो तब एक कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। ये भी प्रश्न हमें याद रखना है। 32 नंबर प्रश्न है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह क्या है? तो वह जो है दोस्तों, वह सरकारी व्यय में वृद्धि है। क्या है? वह सरकारी व्यय में वृद्धि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या है? लता मंगेशकर के पिता का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका दीनानाथ मंगेशकर। वर्तमान में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सब शामिल होता है? यहाँ उपराष्ट्रपति, यह ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में शामिल होता है संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदस्यों को भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने की अनुमति है। जबकि राष्ट्रपति का बोले तो संसद के दोनों सदन तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो साइबर कानून जो सूची में आते हैं दोस्तों, यह अवशिष्ट सूची में आते हैं। साइबर क्राइम जो है अवशिष्ट सूची में आता है, ये भी हमें याद रखना है। और इस पर जो है कानून केंद्र सरकार बनाती है। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये कौन सा हो जाएगा? निगम कर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी, हमें याद रखना है। 38 नंबर प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वह आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह था, जिसे इल्तुतमिश ने हटाकर अपना जो है शासन स्थापित किया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो यह होने वाला है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो भारत का जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा दोस्तों? तो यह उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा जो है भारत में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है, याद रखने वाली बात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो शीतकालीन वर्षा जो होती है मुख्य रूप से किस कारण से? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत के उत्तरी पश्चिमी जो राजस्थान का इलाका है दोस्तों, राजस्थान पंजाब सबका इलाका है, जम्मू कश्मीर सबका इलाका है, उसमें शीतकालीन वर्षा किस रूप से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब पश्चिमी विक्षोभ किस कारण से होता है? तो भूमध्य सागर में उठे जलप्रपात के कारण, भूमध्य सागर में उठे तूफान के कारण पश्चिमी विक्षोभ आता है और उसी से वर्षा जो है भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में होती है। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन को विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहते हैं, या फूलों के अध्ययन को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। ये भी हमें याद रखने वाली बात है। 42 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी जो संबंधित हो जाएगा वह खाली जमीन पर ईंधन चारों के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाने से संबंधित है सामाजिक वानिकी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में जो गौरवशाली क्रांति प्रारंभ हुई दोस्तों यह हुई 1688 में। इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति स्टार्ट हुई 1688 में, याद रखने वाली बात है। 44 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखने वाली बात है। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। नीचे लिखे अक्षांशों में से
भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश, तो भारत की मुख्य भूमि से जो गुजरने वाला अक्षांश है 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है भारत की मुख्य भूमि से गुजरता है। 46 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, ये भी हमें याद रखना है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा दोस्तों? तो यह हिरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिरन हो जाएगा। चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की बात करें, ठीक है। तो निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, बेमेल को चुनना है 48 में। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में नहीं है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, जबकि गिरिचियन शिखर अरुणाचल प्रदेश में है, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है, खुरदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये सब सही है। जबकि 48 का बी आंसर हो जाएगा जो कि सही नहीं है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, ठीक है। चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। 50वां नंबर प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो ये देंगे किसे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 51वां नंबर प्रश्न जो साइंस का स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, टोटल 25 क्वेश्चन साइंस के बिहार सचिवालय में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किन दो भौतिक राशियों में के मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चाल और वेग का जो है मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, और इनकी विमाएँ समान होती है, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइंस के टोटल 25 प्रश्न है, उसको हम लोग फास्ट वे में देखेंगे, क्योंकि ये जो सुपर फास्ट रिवीजन हो रहा है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर वेग दुगना यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा दोगुना यानी कि v दोगुना हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होने वाला है। 53 नंबर प्रश्न है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानवों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है यह किस कारण से होती है? तो कंठ द्वारा। मानवों में ध्वनि जो उत्पन्न होती है कंठ द्वारा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकोषीय जीव है? अकोषीय जीव इसमें से कौन सा है? तो विषाणु जो है अकोषीय जीव है, यह भी हमें याद रखना है। 55 नंबर प्रश्न है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीराहारी है? तो पीराहारी दवा के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा नेबुलिज्म। नेबुलिज्म जो है एक पीराहारी दवा है, याद रखेंगे दोस्तों। पेनिसिलिन का निर्माण कवक द्वारा होता है, फंगी द्वारा होता है, ये भी हमें याद रखना है। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो वह चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो यहाँ जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों यह दुगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये भी कई बार पूछा गया तो हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली स्तनधारी नहीं है? तो स्तनधारी इसमें से कौन सा नहीं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो छिपकली जो है स्तनधारी नहीं है, यानी कि स्तनधारी जो बच्चे जन्म देता है स्तनधारी कहलाता है, और जो अंडा देता है वो स्तनधारी नहीं होता है। तो इसमें से स्तनधारी बाघ, खेल, चमगादड़ ये सब जो हैं क्या है दोस्तों? तो ये स्तनधारी हैं, जबकि छिपकली स्तनधारी नहीं है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का एकत्रित होने की से मांसपेशियों में थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट होती है। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये भी हमें याद रखना है। वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी? तो वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति का अवधारणा कैरोलस लिनियस ने दी, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक है? तो स्वपोषी जो यहाँ पर घटक हो जाएगा वह कौन हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा अपघटक। स्वपोषी घटक कौन है? अपघटक, ठीक है। अपघटक, सॉरी दोस्तों, स्वपोषी घटक नहीं है, तो अपघटक स्वपोषी घटक नहीं है। जबकि हरे पौधे अपने आप को पोषित करते हैं, नीलहरी शैवाल अपने आप को पोषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु अपने आप को पोषित करते हैं। इसमें से अपघटक जो हैं दोस्तों वह स्वपोषित नहीं होते हैं, वे परपोषी होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। सरे गले जो जानवरों को खाता है वही होता है अपघटक।
तो चलते हैं दोस्तों 62 नंबर प्रश्न की ओर। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो आसमान का जो नीला रंग होने का कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसी का भी रंग पूछे, आसमान का रंग, पानी का रंग, ये सब प्रकीर्णन के कारण ही हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है, यानी कि कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं होती है? तो यह जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है दोस्तों। चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जो जलना है दोस्तों, ये किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा? केवल रासायनिक, केवल भौतिकी, ये क्या होने वाला है? तो यह भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। यह भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की बात करें। यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। तो पूर्ति की लोच यहाँ पर क्या होने वाली है? तो पूर्ति की लोच जो हो जाएगी वो हो जाएगी शून्य। पूर्ति की लोच क्या हो जाएगी? शून्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चोर की कल्पना, यानी कि सॉरी दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है? बोर की कल्पना के अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होगा? तो कोणीय संवेग जो यहाँ पर होने वाला है यह हो जाएगा NH/2π। NH/2π इसका बोर की कल्पना के अनुसार n इसका स्थिर कोणीय संवेग होगा। क्षार धातुएं में होता है। क्षार धातुएं में क्या होती है? तो क्षार धातुएं में इलेक्ट्रॉन विन्यास NH² Np/1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। 68 नंबर प्रश्न है। किस विटामिन को रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन है? तो साइनोकोबालामाइन किस विटामिन का नाम है? तो यह होने वाला है दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन यानी साइनोकोबाल्ट भी इसको कहते हैं। 69 नंबर प्रश्न है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो आवश्यक विटामिन है यह विटामिन क्या हो जाएगा? के। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन के हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का यहाँ पर कुचालक कौन हो जाएगा दोस्तों? तो प्लास्टिक जो है यहाँ पर विद्युत का कुचालक है, जबकि एल्युमिनियम, तांबा, चांदी विद्युत का सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत का सुचालक चांदी है, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम। ये भी हमें याद रखने वाली बात है। 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों। केंद्र प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा माध्य हो जाएगा। केंद्र प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रयुक्त मान क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार 20 होता है। ये भी कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। 73 नंबर प्रश्न बात करें। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा जो दिए थे वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए थे। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम स्लाइडेन और स्वान ने दिए थे। 74 नंबर प्रश्न है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण स्टार्च हो जाएगा। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण स्टार्च हो जाएगा। आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एड्स एक है जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोग है। ये आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। तो आज के जो स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 आप लोग देख रहे थे दोस्तों। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, जो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। बहुत सारे बुक यहाँ पर जो है आपको बता कर दे चुके हैं। आप एक बार मास्टर्स इन्फो को विजिट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी आप अगर किसी भी एग्जाम, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है बेनिफिट ही मिलने वाला है। खास करके जो आप तैयारी करने वाले हैं जीके जीएस की दोस्तों, आपको संपूर्ण तैयारी की यहाँ गारंटी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी पर जारी रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।